त्रिवेणी संघ के तमाम अपने वैचारिक पुरखों को याद करना, ये विषय ऐसा लगता है कि जब भी इस पर बात करिए तो इसका कुछ बिंब ऐसा बनता है कि एक बहुत विराट वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ, शाखाएं अपनी जड़ों को याद कर रही हैं। पिछले 100 साल के इतिहास की ही अगर बात करें और उत्तर भारत की बात करें तो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, समाजवादी आंदोलन और बाद में चल करके सामाजिक न्याय के आंदोलन की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लागू कराने की और इस देश के वंचितों, शोषितों को हक और अधिकार दिलाने की, इस 100 साल के इतिहास में सबसे मजबूत जड़, उसका नाम है त्रिवेणी संघ। और इसलिए वृक्ष, गांव के लोगों हम सब जानते हैं कि वही वृक्ष ताकतवर, सक्षम, फलदार, छायादार होता है जिसकी जड़ जितनी ज़्यादा गहरी होती है। मेरे बोलने के पहले इस आयोजन के मुख्य वक्ताओं में से हमारे एक साथी रिंकू जी ने उसकी एक बुनियादी बात आपके सामने रख दी। त्रिवेणी संघ की अहमियत, उसका इतिहास और आज 2025 में हम क्यों त्रिवेणी संघ को याद कर रहे हैं, इसके बारे में एक बुनियादी खाका उन्होंने खींच दिया। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जहानाबाद और मगध की धरती की बात हुई। इसके पहले मुझे याद है सुबोध जी, उन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया था, शायद अरवल में किया था, और उसके बाद 2-3 बार और कार्यक्रम, वो मनेर जगह नाम है, मनेर, कलेर, वहाँ एक आयोजन हुआ। और आज शाम को एक बड़ा आयोजन हो रहा है गया जिले के गोह प्रखंड में, औरंगाबाद में। वो बॉर्डर ही है। अब इतना आप लोगों ने बिहार में घुमाया है कि धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। तो आपका जितना प्रेम मिलता है ये हमारे लिए हिम्मत का काम करता है। तो वहाँ एक आयोजन हो रहा है और उस पर अभी बात करूँगा मैं थोड़ी सी। अब आप लोग इतना समय निकाल कर इतने धैर्य से बैठे हैं तो थोड़ी सार्थक बात कर लेते हैं। अभी जब लोग बात कर रहे थे, हमारे वक्ता तमाम लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये मगध का इलाका, जहानाबाद का ये इलाका वैचारिक रूप से प्रतिरोध का गढ़ रहा है। परवेज भाई ने अभी बहुत अच्छा उसका खाका खींचा। अब जब प्रतिरोध यहाँ की मिट्टी में है और आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हैं आपने, उन्होंने बड़ी अच्छी बात हमारे कान में एक बोली कि साहब यहाँ जहानाबाद की मिट्टी की ही तासीर कुछ ऐसी है कि जब तक गहमा गहमी ना हो तब तक कार्यक्रम पूरा कैसे होगा। तो थोड़ी गहमा गहमी दिखी। संचालन जो करता है उसके सामने एक चुनौती रहती है। तो जो सुबोध जी में आपने वो महसूस किया होगा, वो उसी की वजह से बहुत मेहनत होती है एक आयोजन को करने में, और एक एक व्यक्ति को जुटाना। आप सब बेहतर जानते हैं राजनीतिक दलों की हालत खराब हो जाती है, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है। तो सबको बुलाना, एक जगह जुटाना, उसमें भी कौन वक्ता होगा, किसको सम्मान। अब यहाँ जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं उनमें बहुत सारे लोगों की उम्र तो इतनी ज़्यादा है, और मैं जानता हूँ कि उनकी जितनी उम्र संघर्षों में लगी होगी उतनी तो हमारी उम्र नहीं होगी। ऐसे सम्मानित लोगों के सामने, वरिष्ठ लोगों के सामने एक मंच सजाना है, वक्ताओं की फहरिस्त बनानी है। और फहरिस्त देखिए, सामाजिक न्याय के विचार से जो लोग गहरे जुड़े होते हैं, और सुबोध जी को मैं जानता हूँ, उनकी पूरी टीम और आज और लोग जुड़े हैं, उनकी कोशिश होती है कि मंच और मंच के वक्ता केवल भाषण में हम 90% की बात ना करें, हमारे आचरण में वो दिखना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे जितने लोगों का नाम लिखा है वो हमारी उस विविधता को दिखाता है। एक ही जाति के 4 वक्ता बना दीजिए तो भी कोई मतलब नहीं है।
सारे पुरुष वक्ता हो जाए, मैं इस कार्यक्रम को कामयाब भी मानूंगा कि उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो उस विविधता को, चूंकि विचारों में वो विविधता है, इसलिए इस आयोजन में भी दिखती है। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, किसी को वक्त ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये किसी भी आयोजन में होता है। जो लोग सुनने आए हैं, कई बार मुझे सामने से आता है कि नहीं नहीं उन्हीं को सुनाओ, तो कई बार मन में धीरे से होना तो चाहिए मुझे खुश कि कितना अच्छा है, मुझे सुनने लोग आए और किसी को सुन ही नहीं रहे। लेकिन मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूँ पूरे सम्मान के साथ कि आपका ये प्रेम, अपनापन, यही हमारी हिम्मत है। मैंने पहला ही वाक्य ये बोला, मुझे नहीं पता था कि जहानाबाद के इन इलाकों में इतनी दूर से चल करके लोग इतनी गर्मी में अपने पैसे को, एक एक रुपए अपने पैसे और अपने समय को खर्च करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा हमारा कोई सम्मान नहीं है, और मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतना सम्मान और हिम्मत हमें देते हैं। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा यहां से समझें, जो बात शायद सुबोध जी कहना चाह रहे थे। क्योंकि मैं ही इस बात को कह दूं, कार्यक्रम आखिरी नहीं, अभी तो लड़ाई इतनी लंबी लड़नी है, ऐसे जाने कितने कार्यक्रम और करने हैं। अभी फिर लोगों को जुटाना है हमें, फिर कोई अगला कार्यक्रम होगा, उसमें कोई और विषय होगा, उसमें कोई और वक्ता होगा। इसलिए हम उस संयम, अनुशासन को समझें कि एक व्यक्ति या एक भाषण से कोई बदलाव स्थायी रूप से अभी नहीं आने वाला। कि लक्ष्मण यादव का भाषण हो जाए, और मैं एक और निवेदन कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने जगे हुए लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, मैं कौन सी नई बात इनको बता दूंगा जो यहाँ के वक्ता नहीं बोल पाएंगे। कई बार संकोच में ये बात आती है। इसका मतलब भाषण किसी एक व्यक्ति का सुनना ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इस समूह से जब ये कार्यक्रम खत्म हो और यहाँ से हम निकलें, तो कोई नई दिशा, कोई नई हिम्मत, कोई नया तेवर लेके निकले कि इस विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने वाले कम नहीं हैं। हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे करके यहां से निकले और गांव-गांव चलें, और इससे कार्यक्रम हर गांव में लगाएं, चौकी बिछाएं, दरी बिछाएं, 2 आदमी 4 आदमी को जुटाएं, और जो यहां पर विचार रखा गया हो, जिस खतरे से आगाह करने की बात की गई हो और कैसे उस खतरे से लड़ेंगे, उसका रास्ता अगर यहाँ कुछ सुझाया जाए तो इसको गांव में पहुंचाने के लिए हर गांव में 2-2 वक्ता, 2-2 नेता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी मंच पर भाषण देने के लिए क्यों परेशान होना। ये मेरा निवेदन है, सुझाव है। हमें हर चौराहे पर किसी शाम ऐसा खोजना होगा बहाना कि उस बहाने से एक चौकी डाल करके 5 लोगों को ही कोई बात बोलना शुरू करे। थोड़ा हिम्मत की जाए। और जब तक ये काम नहीं होगा, इस आयोजन की मंशा पूरी नहीं होगी। क्योंकि इस आयोजन की एक मंशा है, इस आयोजन का एक एजेंडा है, इस आयोजन का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य 2 है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। पहला लक्ष्य जो तात्कालिक, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मुझे गर्व हुआ जब पता चला कि इस मंच पर हमारे साथ शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के परिवार से भी बैठे हुए हैं। हम उनको पूरा सम्मान देते हैं, और ऐसा महसूस होता है, वो गर्माहट महसूस होती है कि हमारे पुरखों की विरासत कितनी समृद्ध थी। तो एक लक्ष्य अभी सामने है, 2-4 महीने बचे हैं, और एक फैसला बिहार को लेना है। वो फैसला बिहार को ये लेना है कि बिहार, हमारे साथी ने बहुत अच्छा जोड़ा उसे, परवेज भाई ने, तथागत बुद्ध की धरती और गया, मक्खलपुत गौशाल, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम लिया गया क्योंकि अमूमन इसकी चर्चा बहुत कम होती। आजीवक परंपरा में, आजीवक परंपरा लगभग बुद्ध और जैन परंपरा के लगभग समानांतर उसी वक्त की है। श्रमण परंपरा, श्रम करने वाले मेहनतकश लोगों का ये एक वैचारिक पुरखों का नाम है, और मुझे खुशी हुई कि उनका भी एक जुड़ाव इसी मिट्टी से है। तो बिहार का रिश्ता बुद्ध से है, आजीवक से है। बुद्ध का रिश्ता संतों के आंदोलन से है। बुद्ध का रिश्ता त्रिवेणी संघ से है, अर्जक संघ, शोषित समाज दल, जगदेव बाबू, बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन, बीपी मंडल की जमीन,
लेकिन 5 महीने बाद बिहार उस मोड़ पर खड़ा है कि अगर उसका फैसला सही साबित हुआ तो इस विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, संविधान बचाने का मौका मिल जाएगा और बिहार देश को रास्ता दिखाने की अब तक की अपनी ऐतिहासिक भूमिका में एक कदम और आगे बढ़ेगा। मगर 4-5 महीने बाद का फैसला अगर गलत साबित हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इन विरासतों को याद करने की भी कोई गुंजाइश बचेगी। अगर ये बिहार सामंती, जातिवादी और दंगाई हाथों में चला गया पूरी तरह से, कुछ तो अभी चला गया है, और अगर पूरी तरह से चला गया तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आयोजन करने का भी कोई स्पेस बचेगा 2-4 साल के भीतर। वो समय खत्म कर दिया जाएगा। फिर नया जगदेव बाबू की तरह चौराहे पर मारा जाएगा। माफ कीजिए, ये मुझे दिख रहा है। क्यों मारा गया जगदेव बाबू को और कैसे मार दिया गया, कितनी बड़ी साजिश, और यहीं बगल में कुर्था है। ये मेरी चिंता है और यही मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। पहला इस कार्यक्रम और ऐसे तमाम आयोजनों का लक्ष्य यह है कि इस अगले 4-5 महीने के बाद जो फैसले की घड़ी आ रही है उसमें आपकी क्या भूमिका होगी। जितने लोग यहां अपना वक्त निकाल के आए हैं, इनकी भूमिका क्या होगी, कैसे हम इन 4-5 महीनों में अपने लोगों को जोड़ेंगे। रिंकू जी ने जो बात बहुत बढ़िया रेखांकित की कि जाति के आधार पर नहीं गोलबंद करना है, जमात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, यानी एक वंचितों शोषितों का वर्ग। तो बढ़िया, यहां से निकल के अगले 4 महीने में हम क्या कोई रोड मैप बनाएंगे क्या इस कार्यक्रम के बाद। जैसे इस कार्यक्रम में मैं अभी रिंकू जी से कह रहा था कि काश एक पर्चा बनता। अब भाई अकेले सुबोध जी कितना काम करेंगे, या राजेश जी या और इनकी टीम में संतोष आर्या जी बैठे हुए हैं, 2-4 लोग होते हैं हर कार्यक्रम में जो मुख्य होते हैं, और किसी का नाम अगर छूट रहा हो तो। लेकिन कल्पना करिए कि ये कार्यक्रम कितना और अच्छा होता कि 1 पन्ने 2 पन्ने का एक पर्चा बन जाता जिसमें त्रिवेणी संघ के बारे में लिखा होता। नई पीढ़ी के बच्चों को शायद नहीं पता होगा और पुरानी पीढ़ी में भी जो जागरूक है वही जानता होगा। अब क्यों न इस कार्यक्रम के बाद एक बिंदु ये नोट कर लिया जाए कि खोज करके, पढ़ करके जहां भी त्रिवेणी संघ के बारे में हमें जानकारी मिलेगी उसे हम पढ़ेंगे और अपनी भाषा में उसे गांव वालों को समझाने वाले एजेंडे में शामिल करेंगे। वरना ये तस्वीर पर माला पहना करके ही हम अपने उन पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते जिनका मकसद हम पूरा न कर पाए। जितना लड़ करके उन्होंने जो हमको सौंपा उसे हम नहीं बचा पाए, तो इस तरह का आयोजन का कोई मतलब नहीं। फोटो पे माला पहना करके कोई उनके सपनों का भारत नहीं बनता है, ये मेरा निवेदन है। तो शायद यहाँ से कोई दृष्टि निकले कि हम एक पर्चा बनाएं, गांव-गांव चलें और पूछें कि जगदेव बाबू की शहादत किस वजह से हुई थी, जगदेव बाबू ने क्या सपना देखा था, जगदेव बाबू ने क्यों वो संघर्ष का रास्ता चुना जिसका फायदा हमें मिला है। और हमें मिला है, हमारे पुरखे अगर लड़े ना होते तो हमें इसका फायदा नहीं मिलता। फिर उसमें समाजवादी आंदोलन की पूरी फहरिस्त को जोड़ें और उस पर्चे का एक तरफ अपने विचार और अपनी जड़ों के बारे में बताएं और दूसरी तरफ उस पर लिखें आज की चुनौती किनसे है। आज आपके देश को, संविधान को खतरा है और उस खतरे के कुछ इशारे उस पर लिख लें, गांव-गांव लोगों को समझाएं। तो ये अगला जो 3-4 महीने का समय हमारे पास बचा है, उस खतरे से बचने के लिए हम ये होमवर्क कर लें। और फिर एक दूसरा लक्ष्य ऐसे आयोजन का होता है कि अभी तो हमें बचना है किससे, जो संविधान बदलने की बात करता है, उससे बचना और अपने समाज को बचाना है। सोचिए, हमारी लड़ाई ये थी ही नहीं साहब, ये तो हमारे ऊपर एक और लड़ाई थोप दी गई। जो संविधान दिया गया उसी को बदलने की बात की जा रही है। अब चलो संविधान बचाने के लिए लड़ो। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि संविधान बचाने के लिए अगर सम्मेलन करना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है, ये शर्म करने की बात है कि हमारे देश में संविधान पर ही खतरा है। असली लड़ाई तो वो होनी चाहिए कि कैसे हम कर्पूरी, जगदेव मंडल के, बुद्ध आजीवक के, अपने महापुरुषों के, त्रिवेणी संघ के विचारों और सपनों वाला समाज बनाएंगे। असली लड़ाई तो यहां जानी थी, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं,
क्या बढ़िया हमारे पुरखों ने कितना सोच करके विचार करके कितना बढ़िया रोड मैप दिया था। ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। हालांकि चुनावी हिसाब से इसको ऐसे नहीं बोलना है, अभी उसकी भाषा थोड़ी बदल देनी है। सीधे हमें किसी से वो उससे लड़ना थोड़ा ही। छोटी जात की क्या पहचान। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जाति भी बनाई जिसने, उसने किसी को बड़ा और किसी को छोटा बना दिया। मतलब बताइए, आपकी जाति छोटी जात हो गई, काहे रे भाई, और तुम कैसे बड़े हो गए। इसी को कबीर साहब ने पूछा था कि तुम कद बाभन हम कद सूद, और हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। 700 साल पहले पूछा था कि अगर हमारी नसों में खून बहता है, गरम सिंदूर नहीं बहता है। गरम सिंदूर इस समय एक ही व्यक्ति के नसों में बह रहा है। समझ गए कि नहीं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, जिल्ले इलाही। तो कबीर ने पूछा कि हमारी नसों में अगर खून बह रहा है और हम शूद्र हो गए, तो तुम्हारी नसों में क्या दूध बह रहा है। कितना बढ़िया तर्क दे गए। यानी नसों में जब खून वही है, सब कुछ वही है, तो तुम कैसे बड़े और कैसे हम छोटे हो गए। इस सपनों के भारत तक जाना है, तो ये बात हम लोगों को उस विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराना है। इसलिए कभी कभी स्टडी सर्किल, तमाम कॉमरेड लोग होंगे और तमाम लोग होंगे, एक ज़माने में स्टडी सर्किल चला करता था। अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी वो सब नहीं करती हैं, कभी कभी उनकी भी हमें शिकायत करनी चाहिए। अब केवल जब चुनाव आएगा पैसा खर्च करके ही केवल चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मैं आपको बताऊं एक निवेदन के साथ, पुराने लोग जानते होंगे, आरएसएस उस समय से काम कर रहा था जब उनकी सरकारें नहीं थी, उनकी सरकारें अब बनी हैं। 100 साल हो गया, अब 90 भूल जाइए। 1925 में बना, 100 साल, उसके बीच में कभी कभी छुटपुट आई उनकी सरकार। हालांकि उनके लोगों की सरकार अलग अलग पार्टियों में शामिल होकर के चल रही थी, समाज में उनकी सरकारें थी, समाज में जमीन उन्हीं के पास थी, संपत्ति उनके पास थी, सड़क पर चलने से रोकने वाले तब के मुट्ठी भर लोग। लेकिन उसने किया क्या, उसने ऐसा संगठन बनाया, मिशनरी लोगों को तैयार किया, मिशनरी लोग, और गांव गांव जाकर के वो लोगों को समझाते रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है, जातिवाद कितनी अच्छी चीज है, मुसलमान कितना खराब है, जमीन हमारे पास होनी चाहिए, तुम लोग सेवक हो, पिछले जन्म में तुम लोग कीड़े मकोड़े थे, अब की सेवा करने के लिए जन्म मिला है, जितना हमारी सेवा करोगे अगले जन्म में उतना ही मेवा मिलेगा। कनफुकवा गिरोह की तरह उसने काम किया। हम तो एक संगठन नहीं चला पाते। अभी ये जो रिंकू जी, सुबोध जी, इन लोगों की पूरी टीम, और कोविड के समय से मैं इस बात को इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता था त्रिवेणी संघ के इतिहास के बारे में। उस इतिहास से जोड़ने का काम इस टीम ने किया, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति को नहीं पता होती। लेकिन उस इतिहास को अगर ये टीम ना होती, संगठन सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ना होता, तो हमारे पास नहीं पहुंचता। और फिर हमने जब इस पर वीडियोस बनाए पढ़ करके, जैसे जिस बिगुल की बात की अभी रिंकू जी ने, आज वो बिगुल का दस्तावेज ही नहीं है। और जितने लोग अगर पुराने त्रिवेणी संघ को जानने वाले लोग होंगे, कितना गजब का दस्तावेज बना था। मैंने पूरी एक उस पर लंबी वीडियो बनाई है, कभी मौका मिले तो उस पर देखिएगा, जो मुझे मिल पाया सॉफ्ट कॉपी और तमाम चीज़ों से, त्रिवेणी संघ के इतिहास के बारे में। और इन तीनों लोगों की आप सामने जो देख रहे हैं, अच्छा कब बना था त्रिवेणी संघ, अब मैं इतिहास आपको किस तरह से जोड़ रहा हूं देखिएगा। 1920 में नहीं, 1933 के आसपास। अब उसके बाद 1930 के आसपास से 1940, 1950 यही समय रहा होगा उनके काम करने का। उस समय को और लोग जो काम कर रहे थे, सबकी अच्छी अच्छी चमकती हुई फोटो मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी सबकी, बहुत सारे लोगों की। आपके त्रिवेणी संघ के लोगों की ओरिजिनल फोटो तक नहीं मिलती है। आप कितना भी गूगल कर लीजिए, यही फोटो मिलेगी। और अभी रिंकू जी ये भी बता रहे थे कि उसमें से एक दो लोगों की तो ओरिजिनल फोटो भी नहीं मिल पा रही। हमारे लोगों के पास संसाधन ही नहीं था। और दूसरी बात, हमारे लोगों को शायद पता नहीं था कि अपने पुरखों के इतिहास को सहेजना कैसे होता है। कितनी किताबें लिखी गई त्रिवेणी संघ पे। क्या प्रोफेसर नहीं बने ओबीसी घरों के, दलित घरों के लोग? प्रोफेसर बने, पढ़ने आए, जानकार भी हुए। दो किताब आप ढंग से खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। हम लोग सहेज नहीं पाते अपने लोगों को।
और समाज भी क्या करता है, जो इस तरह का बौद्धिक काम करेगा उसको माला नहीं ज्यादा पहनाएगा। अभी आप डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए, बड़े बड़े अधिकारी बन जाइए, ले माला, अखबार में नाम, एकदम रैली चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और दूसरा सबसे ज्यादा सम्मान नेता को मिलेगा। और नेता तो ठीक है, वो काम करता है, महत्वपूर्ण है। आपने अपने बौद्धिक समाज को क्या सम्मानित किया, जो काम कर रहा था, जो मिशन का काम कर रहा था। इसलिए अब ये चिंताएं हैं मेरी। इसलिए मैं जब खोज रहा था कि त्रिवेणी संघ के इतिहास को कहाँ से पढ़ा जाए, अर्जक संघ के बारे में कहाँ से जाना जाए, तो बहुत कम दस्तावेज मिलेंगे। मेरी कोशिश है, मैं तो कई बार थैंक यू बोलता हूँ जिले इलाही के लोगों को कि हमें नौकरी से निकाल दिया। अब निकाल दिया है तो पहले शनिवार रविवार 2 ही दिन मौका मिलता था, अब तो देखिए पूरा 7 दिन जब जहाँ जो बुला रहा है उसके साथ खड़े हैं और उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। और हिम्मत आप लोग कम होने नहीं देते। हिम्मत हमारी आप है। हम अगर कुछ शोध कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको आप सुन रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और जब रास्ता सही हो तो फिर डरना और झुकना क्या। हमारी कोशिश है कि प्रोफेसर की डायरी तो हमने ऐसे ही लिख दी, अपना किस्सा, शिक्षा से जुड़ा हुआ किस्सा, लेकिन कभी मौका मिलेगा और अभी 1-2 काम शुरू कर दिया हमने। जाति जनगणना पर कोई किताब खोजिए, ढंग से नहीं मिलेगी। जितने पढ़े लिखे लोग नई पीढ़ी के हैं, मैं उनके भी सामने ये बात कह रहा हूँ, आप खोजिए जाति जनगणना पे कोई ढंग की किताब नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय पर कोई किताब ढंग से खोजिए, नहीं मिलेगी। ये तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक जगदेव बाबू पर किताब लिखी, और अभी जब हमें सुबोध जी ने और उन लोगों ने बताया कि जगदेव बाबू के परिवार से हमारे बीच में मौजूद हैं उनके परिवार के सदस्य, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कुछ ऐसी सामग्री मिले तो हम लोग उसको लें और उसको और प्रकाशित करके उसको आगे अगली पीढ़ी के लिए तैयार करें। तो मैं जाति जनगणना वाली किताब पर काम कर रहा हूं। उसके बाद मेरा मन है कि ऐसे हर महापुरुष पर कम से कम 10, 20, 50 पन्ने में कुछ ऐसा लिखा जाए कि आप लोगों को नई चीज मिले कि गांव गांव उसको पढ़ने के लिए तो भेज सके। आरएसएस ने ये किया था, उसको झूठ बोलना था, नफरत फैलानी थी, लेकिन उस सब का किताब छपवाता था, लिखता था और गांव गांव कैडर बना के घुमवाता था। हम लोग इन जगहों पर थोड़ा कोशिश करेंगे। ये दीर्घकालिक योजना है, लेकिन तात्कालिक योजना क्या है? 4 महीने बाद एक फैसला होना है। अगर वो फैसला गलत हुआ तो किताब उताब छपवाने और संगठन चलाने की बात ही भूल जाइए। अगर आप संगठन चलाएंगे, सुबोध जी जैसे लोग काम करेंगे, तो इनके नौकरी पर 4 नोटिस आएगा। हाँ भाई बताइए, ये काम आप किए, ये किए, वो करिए, अगले बार कार्यक्रम करने में मुश्किल पैदा की जाएगी। कोई पत्रकार होगा तो अलग तरह से मुश्किल पैदा की जाएगी। वो 3 काम कर रहे हैं देश में। जो बोल रहा है, जो सवाल कर रहा है, उसको पहले खरीदने का लालच देते हैं, बिक जाओ। कितने में बिकोगे? किसी टिकट में बिक जाओगे, किसी पैसे के कीमत में बिक जाओगे। नहीं बिके, खुददार थे, तो कोई पद दे दिया जाएगा, लालच दे दी जाएगी, जो चाहिए। अच्छा तुमको डिप्टी सीएम बनना है, लो हम डिप्टी सीएम बना देते हैं, पगड़ी उगड़ी खोल दो। अब आप समझ जाएंगे, कुछ तो इशारे में हो जाएगा। तुम पगड़ी बांधे तो यही कह के कि जब तक इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खुलेगी। उधर से आया कि नहीं, उनके बगल में एक कुर्सी लगा दी गई है, तुम डिप्टी बन गए, वो तुम्हारे हेड हैं, पगड़ी खोलो और जगदेव बाबू के समाज के पूरे वोटरों को ट्रांसफर करा दो आरएसएस के वोटर के पास। सबसे बड़ा खतरा है कि नहीं? और अगर जगदेव बाबू के समाज को हम ये बात निवेदन के साथ समझा नहीं पाए तो फिर जगदेव बाबू की विरासत को कैसे बचाएंगे? और जगदेव बाबू तो अपने समाज के, अपनी जाति के थे भी नहीं, वो तो सबके थे। वो 90% लोगों की बात करते थे। तो कोई बिक जाएगा कुर्सी में, किसी कुर्सी पलट दी जाएगी, किसी खरीद लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उसको कभी चारा चोर तो कभी कुछ कह दिया जाएगा अपमानित करने के लिए। और जो ये दोनों से बच जाएगा उसको मार दिया जाएगा। इसलिए जगदेव बाबू कहा करते थे, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि तीनों पीढ़ी आज के समय हमारे सामने है। कुछ जेल में भी हैं, कुछ मारे जा रहे हैं हमारे लोग, और कुछ लोग सरकार मिली, कुछ काम अच्छा किए लेकिन जितना अच्छा करना चाहिए उतना नहीं कर पाए। अब इसका मतलब इस आयोजन से निकलेगा क्या? कब हम बताएंगे अपने समाज के लोगों को कि त्रिवेणी संघ का इतिहास पढ़ो,
शाहबाज के इलाके में, और अभी रिंकू जी ने जो पूरा मैप बताया भागलपुर से लेकर के इस पूरे मगध शाहबाद के रेंज में जितना लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उस लड़ाई के बाद आज कहां पहुंचे हम। इस बात को समझने के लिए कोई तैयार कब होगा? जब आप दंगाइयों से अपने बच्चों को बचा लेंगे। कथा सुनने और भागवत सुनने वाले जो गांव गांव घूम रहे हैं, कल जहां कार्यक्रम में हम गए वहां पता चला कि हर गांव में शिव चर्चा हो रही है। शिव को भी इतना पता नहीं होगा कि इतनी चर्चा उनके बारे में हो रही है, और चर्चा शिव की नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक बार एक कथा हुई थी, अब इंडोर मीटिंग है तो थोड़ा बहुत बता लें। वो एक आदमी था और जब सारा काम हो गया उसने कहा कि ये मंत्र लिख के दे रहा हूँ, इसका जाप करते रहना, तुरंत बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सामने चालाक आदमी बैठा था, उसने जब कहा कि अब यजमान दक्षिणा, तो उसने भी एक कागज़ पे लिखा कि 1000 रुपया मैं अपने उनको दे रहा हूँ, इसको मेरी भेंट समझा जाए, और उसको कागज़ पकड़ा दिया। तो सामने से आवाज़ आया कि यजमान ये क्या, नोट ओरिजिनल चाहिए। तो उसने कहा कि तुम मंत्र हो ओरिजिनल ऐसा दो कि अब ठीक हो जाए, ये बाद का हमको कोई भरोसा नहीं तुम्हारी बात पे। अब समाज में क्या हो गया? उसी समाज में जिस समाज ने कबीर को पैदा किया था, जिस समाज ने बुद्ध को पैदा किया था, बुद्ध पाखंड के खिलाफ लड़े, और बुद्ध को मानने वाले एक नए तरह का पाखंड कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग, उनका समाज पाखंड में दूसरे ढंग से चला गया। खतरा कहां है ये समझिएगा। आप कबीर की बात करते हैं, बाहर माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। 700 साल पहले मछली ना तरी जिसका गंगा में ही घर है। और मैं कबीर के वास्ते, कबीर के जरिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि मुकदमा से बच जाऊं, इसलिए नहीं कि डर लग रहा है मुकदमे से, कुछ है भी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज की आलोचना हमारे पुरखों ने जो विचार दिया है उस विचार के आधार पर हम कर सकते हैं, और कबीर पर बात करना बैन नहीं है। साच कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना जी। कबीर बहुत पहले कह गए कि सच कहोगे तो मारे जाओगे, और मारे गए हमारे लोग। और आज शाम को जहां हमारे आयोजन में अभी हम लोग यहां से जाना चाह रहे हैं, वहां भी लोग मारे गए। मियाँपुर नरसंहार हुआ, 25 साल पूरे हो रहे हैं। किस बात के लिए नरसंहार हो गए भाई? और मुझे जब ये इतिहास पता चला कि 10 जून 1977 को उसी गोह प्रखंड के सागरपुर गांव में पिछड़े लोग मारे गए वोट डालने जा रहे थे, तो पता होगा पुराने लोग यहाँ पर जितने बैठे। और इस पूरे इलाके में मैं एक बार आया जब पहले कार्यक्रम में, सुबोध जी और संतोष जी हैं यहाँ पर, ये लोग जब छोड़ने जा रहे थे तो कुछ कुछ किस्से कहानियाँ मेरी आदत है सुनना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया कि इन इलाकों में कितना नरसंहार और कितना वर्चस्व का संघर्ष हुआ है। शंकर बिगहा से लेकर के लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी टोला से लेकर आपके बस्ती के बस्ती मार डाला। आज ही सुबह मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, और उसमें केवल संख्या मैंने बताया, तारीख कब 1977 में बेलछी कांड हो रहा है, बथानी टोला कब हो रहा है, 1992 से कांड नरसंहार का शुरू हो गया। जाति के नाम पर सेनाएं बना दी, और सेनाएं गांव में घुस करके पिछड़ों को, दलितों को गाजर मूली की तरह काट रही हैं। और जब दलितों पिछड़ों ने हिम्मत की, जैसे वो सागरपुर गांव के दलितों पिछड़ों ने, और पहली बार वहां कॉमरेड शायद रामशंकर यादव, रामशरण यादव, वो जब चुनाव लड़े तो पहली बार उस पिछड़े दलितों समाज के बीच एक चेतना आई कि हमारा आदमी चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको वोट देंगे। संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, और आपके गोवा विधानसभा में अभी नहीं पहुंचा था संविधान 27 साल तक। खटिया लेकर के, 2 लाठी लेकर के कोई बैठ जाता था, वोट नहीं डालने पड़ता था। दलित पिछड़ों को चुपचाप कह दिया है तुम जाओ, वोट डल गया। बिहार उससे लड़ा है। बिहार गया वहां पर कहने कि हम दलित पिछड़े इस देश के नागरिक हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें वोट डालने की इजाजत देता है, इसलिए हम वोट डालेंगे। सामने से हमला हुआ, 8 लोग मार दिए गए। अधिकारी का आंकड़ा है, वहां के लोग बता रहे हैं कि और ज्यादा लोग मारे गए थे। और मारे जाने वालों में यादव बिरादरी के लोग। तब यादवों को समझ में था, और मैं तो याद करता हूं, सामंती तेवर से लड़ रहे थे, अपने से कमजोर पर लाठी नहीं चला रहे थे।
समझदार को इशारा काफी। लड़ना था तो उनको पता था कि किस सामंती से लड़ना है, और उसकी प्रतिक्रिया में फिर कई जगहों पर, बूथों पर हमले हो गए। कल्पना करिए देश कैसा था। संविधान लागू है, बाबा साहब कह के गए कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और 90% जनता में से कहां कहां आपको वोट डालने नहीं जाने दे रहा था। तब समाजवादियों ने, सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोगों ने बाबा साहब के संविधान को गांव गांव पहुंचाने के लिए जो जिस भाषा में समझा उसको उस भाषा में जवाब दिया। और कहां से गलत है? मैं सोचता हूं कि इस पूरे इतिहास को नई पीढ़ी तक हम क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो उनकी कथा सुनने चला जा रहा है। जो अभी बिहार में आएगा, आपके बीच में बहरूपिये रूप बदल बदल के आएंगे और वो कहेंगे कि अगर उनको वोट दे दिया तो 90 के पहले का बिहार, 20 साल पहले का बिहार आ जाएगा, जंगल राज आएगा। कह रहे हैं कि नहीं? अब आज कौन राज है? आज कौन सा राज है सोचिए। मैं भागलपुर में पिछली बार गया, फिर दिल्ली में पहुंचा तो देखा कि जय भीम बोलने पर हमला हो गया। ये किसका राज है? हर दिन बिहार के अखबारों को उठा लीजिए, सबसे ज्यादा हत्या, बलात्कार की घटनाएं, आरा या बक्सर के आसपास की घटनाएं, मुझे लगता है 1 महीने पहले की, आप लोग गूगल करिएगा। बारात जा रही थी, कुशवाहा बिरादरी के लोग थे और यादव और कुशवाहा समाज के लोग उस बारात में जा रहे थे। बारात बहुत लोगों की जाती है तो सड़क पर थोड़ा सा जाम हो जाता है। कुछ लोग थार लेकर आए, और नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाइएगा वो कौन लोग थे, और थार लेकर के दौड़ाने लगे, अरे हटो किनारे, तुम लोग साला यहां पे डांस करोगे। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, आप इधर से निकल जाइए। तो उन्होंने जाने दिया। थोड़ा कुछ नौजवान थे, उन्होंने प्रतिकार किया कि अरे भाई आराम से जाओ, और जो लौट कर आए और बारात के ऊपर हमला किया बिहार में, और यादव और कुशवाहा समाज के लोग मारे गए उसमें। पता होगा आप लोगों को। अब ये 90 के पहले का बिहार है कि 20 साल पहले का बिहार है कि 2025 का बिहार है? मैं आपको बस ये अपील कर रहा हूं, ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि हमारे सामने कितना बड़ा खतरा आ गया। वो दौर वापस लौट रहा है। बाबा साहब का संविधान जब बिहार में किसी कर्पूरी ठाकुर ने पहुंचाया था गांव में, तो कर्पूरी ठाकुर ने खटिया लगाई तो कहा इस खटिया पर सब बैठेंगे। इसीलिए तो हम अपने पुरखे को, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं कि अगर शिक्षा है तो सबको मिलेगी। 26% आरक्षण लागू कर दिया कर्पूरी ठाकुर ने, और आरक्षण लागू किया तो पहली बार दलितों के, पिछड़ों के, उन जातियों के बीच से लोग पढ़ने के लिए बाहर निकल पाए जिनमें कभी कोई पढ़ने नहीं गया था। खेत में खटते मर गए, बेगारी करते हुए मर गए। अरे भाई वो तो इस बात के लिए चल रहा था कि गाड़ी में आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा। तुम हमारे सामने गाड़ी में बैठ के चलेगा, तू चप्पल पहन के चलेगा, तुम हमारे सामने घोड़ी पर चलेगा। उस बिहार में कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई जगदेव बाबू, कोई बीपी मंडल जितना लड़ करके गए वो नई पीढ़ी तक पहुंचा ही नहीं, या अब उसको कुछ और समझाया जा रहा है, उसको दंगाई बनाया जा रहा है कि सारा हक मुसलमान लूट रहा है। तो कोई त्रिशूल लेके यात्रा निकाल रहा था उधर, और पूर्णिया और कटिहार के इलाके में, याद है बिहार कहां खड़ा है देख लेना आप, और वो समझाएगा कि धर्म खतरे में है। कह रहा है कि नहीं? तो एक धर्म वो गांव गांव पहुंचा रहा है, उसकी कथा हो रही है, उसका भागवत हो रहा है, उसमें हमारे लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। बताइए जा रहे हैं कि नहीं? अब उनको कैसे आप वोट डालने के? अच्छा एक बात और है, इस तरह कार्यक्रमों में जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो 90% लोग एक जगह बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं थोड़ी मोड़ी गर्मा गर्मी के बाद, और जब वोट डालना होता है तो क्या उनका वोट एक जगह पड़ता है? यहां कहां चूक हो जा रही है? आप कहेंगे एक चूक होती है नेताओं से। ठीक बात है, नेताओं से चूक ना होती तो वो विपक्ष में ना होते। भाई कहीं तो गलती हुई होगी। अपने नेताओं पर समाज ही दबाव बना सकता है कि समाज अगर 90% को एक करके त्रिवेणी संघ की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज अगर जगदेव बाबू की विरासत में 100 में 90 शोषित हैं वाली बात कहना चाहता है, तो नेता अपने आप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लेकिन समाज को बदलना हम अगर कामयाब नहीं हो पाए तो फिर नेता अपने ढंग से, भाई नेता को वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए। इसलिए समाज हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन अगर हम गांव में जा करके, हम ही यादव जी हैं और छोटी मोटी बात हर जगह होती रहती,
और छोटी मोटी बात हुई है, तुम्हारा गाना बजेगा, है तुम पासवान, तुमको डीजे बजाएगा हमारे सामने, लेके लाठी पिट गए। अभी 2 दिन पहले की घटना है। तो इससे आप 90% एकता कैसे बनाएंगे रे भाई? जो अति पिछड़े समाज का व्यक्ति है, जिसकी संख्या कम है, उनको आपकी लाठी से अगर डर लगने लगा तो कभी वो आपके साथ आएगा? गई गलती तो हमसे हो रही। तो अगर, लेकिन होता क्या है, साजिश करने वाले दूसरी तरफ बैठे होते हैं। एक कोई गलती करने वाला, कोई अहिर हो गया, कोई कुर्मी हो गया, कोई कुनबी हो गया, तो उससे पूरे समाज को जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये सब ऐसे होते हैं। उस समय समाज के बाकी समझदार लोग, उस समाज, उस जाति के जो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो गलत करे उसके खिलाफ खड़े होकर के कहो कि ये गलत है, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, और जो कमजोर है उसके साथ हम खड़े होंगे, तब जाकर के बहुजन एकता बनेगी। भाषण देने से कोई बहुजन एकता नहीं बन रहा। हम अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें, और अगले 4 महीने अगर हम इस जिम्मेदारी को निभा ले गए, जोड़ने की जिम्मेदारी, चलो ना भाई गांव चलो। आप आपकी तादाद अगर बिहार में 10% है, 5% है, और आपकी जाति के कुछ और लोगों को गलतियों की वजह से, बाकी जिनकी तादाद कम है, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर नहीं जुड़ रहे हैं, तो हर शाम को उनकी खटिया पर चल के बराबर में बैठते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनकी थाली में बराबर खाते हैं, और उनको भरोसा दिलाते हैं हक अधिकार की लड़ाई में हम दोनों भाई एक साथ हैं, और कभी कोई जरूरत पड़े तो हमको बुलाना। तब जाकर के कोई एकता बनेगी 90% की, और तब जाकर के 4 महीने बाद बिहार भी बचेगा। और अगर बिहार बच गया तो उसके बाद बंगाल बचेगा, उत्तर प्रदेश 2027 में बचेगा, और 2029 तक मनुस्मृति मानने वालों का इस देश से हम राजनीतिक तौर पर विदाई करने में और बाबा साहब के संविधान को पूरे देश में शासन और हुकूमत में लागू कराने में तब कामयाब हो पाएंगे जब बिहार को हम बचा पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बिहार बहुत फैसले के मोड़ पर खड़ा है। इसलिए आज त्रिवेणी संघ को याद किया जा रहा है, इसलिए आज कहा जा रहा है बचाओ संविधान, बचाओ बिहार, बदलो बिहार। बिहार तो बदला जा रहा था भाई, कर्पूरी ठाकुर ने बदला था, जगदेव बाबू ने बदला था। अब मुट्ठी में रेत की तरह वो हमारे हाथ से फिसल रहा है। नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म। मैं तो प्रोफेसर की डायरी में सब कहानी लिख गया हूं। शिक्षा नहीं मिलेगी आपके बच्चों को, किसी मुगालते में नहीं रहिएगा कि जहानाबाद के किसी गांव से निकल करके अब कोई बच्चा DU JNU पढ़ने जा पा रहा होगा। और जा रहे होंगे तो जरा सर्वे करा के, जाति जनगणना करा के देख लीजिए, उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। अच्छे विश्वविद्यालय में आपके बच्चे अब पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिहार में स्कूलों पर अब कोई बहुत काम हो ही नहीं रहा। पढ़ाई खत्म। पढ़ाई अब केवल उसको मिलेगी जिसकी जेब में खूब पैसा होगा कि वो अपने बच्चों को विदेश में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। और 90% समाज के बच्चे शिक्षा के बिना बुद्धि से समझदारी को खत्म कर चुके हैं। तो पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में दवाई है क्या? आपके अस्पताल यहां पर इतना है कि आप पटना लेके भागेंगे। और वहां भी क्या है, अभी आते समय हमारे साथी से बतिया रहे थे कि पटना के सरकारी अस्पतालों में उसी का इलाज होगा जिसके पास जुगाड़ होगा। गरीब आदमी को वहां पर नंबर ही नहीं लगेगा। बताओ सही है गलत है? तो पढ़ाई खत्म, दवाई खत्म, गरीब हो तो मरो, मरो भाई। अब डॉक्टर कुछ भी, डॉक्टर जितना होना चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसका वैकेंसी नहीं आ रही। वहां आपके गर्दनी बाग में बच्चे आंदोलन पे बैठे थे, बताइए उनकी वैकेंसी आ रही, कभी पेपर आउट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। शिक्षा और रोजगार में तो 90 के बाद पहली बार दलित पिछड़े आने शुरू हुए थे। और मैंने अपनी किताब प्रोफेसर डायरी में यही बात लिखी है। हम लोगों के बोलने से उनको इसीलिए डर लगता था कि हम उन 90% लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई भूखे रहो, प्यासे रहो, एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाओ, क्योंकि शिक्षा इस शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम यही तो काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारी नौकरी छीन लो, जो बोलने वाले उनको डराओ, धमकाओ, और सामाजिक कार्यक्रमों को माहौल बिगाड़ दो। इस तरह कार्यक्रम होगा, बाहर चौराहे पर खड़े होकर बतियाओ कि अरे वो तो बेकार कार्यक्रम था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। किसी को नाराज कर दो, वो जाके उसके खिलाफ बोलने लगे। ऐसे समाज नहीं बदल पाएगा। तो शिक्षा खत्म, पढ़ाई, दवाई, जेब में कोई कमाई नहीं। कमाई बढ़ी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया, 4000 रुपए में BA होता था। और जब 2024 में मेरी नौकरी गई, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में BA की फीस जानते हैं 40,000 तक हो गई थी कई कॉलेजों में। तो 10-15 साल में 10 गुना फीस बढ़ गई।
और यहाँ जितने जहानाबाद के लोग हैं, किसी को जानते हो क्या कि आप 10-15 साल में किसी की आमदनी दुगनी हुई हो? अगर वो ठेकेदार लुटेरा और जो है वो ना हो तो ईमानदारी से किसी की आमदनी दुगनी हुई? पढ़ाई महंगी हो गई, पढ़ाई बिक गई, और नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। DU JNU में वही अभी सुबोध भाई शायद कह रहे थे कि हमारी प्रिंसिपल गोबर लीप रही है। जैसे मान लीजिए इधर AC लगी है और इधर गर्मी है तो गोबर लीप दो। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल का हाल है। हवन हो रहा है, शाखा लग रही है RSS की, हर विश्वविद्यालय में उनके लोग बैठ गए हैं और केवल पूरे विश्वविद्यालय के सिलेबस बदल रहे हैं, फीस महंगी कर रहे हैं, और जितने भी दलित पिछड़े अगर पहुंच भी गए तो उनके ऊपर इतना तरह का शोषण अन्याय हो रहा है कि वो आगे न बढ़ पाए। फिर आपके समाज को आगे बढ़ाएगा कौन? जब आपके गांव से कोई बच्चा पढ़ने नहीं निकल पाएगा, समझदारी नहीं कर पाएगा, तो गांव में कोई बात होगी तो लड़ेगा कौन? कमजोर लोग लड़ेंगे। कमजोर लोग कभी नहीं लड़े कोई लड़ाई जीवन में। हमारे पुरखे जितने लड़े वो कहीं से कमजोर नहीं थे। पढ़ाई, कमाई, दवाई सब खत्म। इतने खतरनाक मोड़ पर पूरा देश जा रहा है। और जितने लोगों को संविधान बचाना था, त्रिवेणी संघ की विरासत बचाना था, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, अपनी पार्टी बचा रहे हैं, अपना पद बचा रहे हैं, अपना गांव बचा रहे हैं। तो फिर देश कौन बचाएगा? वो गरीब आदमी जो जहानाबाद में इस समय कहीं किसी मजदूर बन के मजदूरी कर रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, वो गरीब आदमी बचाएगा? बचाना तो हमें है ना भाई। और हम अपनी नौकरी बचाने के लिए सब समझौता करते जाएं तो बचाने। और एक भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी दौर में अगर 90% समाज है तो सब का सब किसी आंदोलन में कभी नहीं जाता है। समाज अपना काम करता है, लेकिन समाज के बीच से जब लीडरशिप पैदा होती है तो वो समाज को आंदोलित करती है, वो समाज को समझाती है, जागरूक करती है और बताती है कि दंगाइयों से बचो, सांप्रदायिक ताकतों से बचो। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुसलमान को दुश्मन। अरे मुसलमान वैसे ही जितना हिंदू परेशान उतना मुसलमान परेशान। ऐसे वक्त में हमारे बच्चों को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और महंगाई पर बात करने के लिए बिहार को तैयार होना पड़ेगा। और मैं यही निवेदन करके अपनी बात को अब खत्म कर रहा हूं कि आप सब लोग ऐसे कार्यक्रमों को अब यहां से निकल करके गांव-गांव चलाइए। और जितने बौद्धिक लोग हैं उसमें मेरी भी भूमिका होगी तो मैं भी निभाऊंगा। पर्चा लिखते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं। अभी ये देखिए, ये बाम सेफ से जुड़े हुए लोग पैम्पलेट बांट रहे थे, अपना काम ये कर रहे हैं। आप अपनी भाषा में लिखिए। हर दिन एक समय निकाल लीजिए कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो गांव में चल करके वहां पर पंचायत करेंगे। आओ भाई, सोचे समाज के लोगों, एक दरी बिछाते हैं, सब बराबर में बैठते हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? सही से बताइएगा। कहीं नहीं हो रहा है। 2-4 लोग अपवाद में कर रहे होंगे, संगठन से जुड़े होंगे तो कर रहे होंगे। इसको तो आंदोलन की तरह करना होगा। और अभी भी 2 महीने केवल बचे, 2-3 महीने। बिहार में क्यों न चलते हैं गांव-गांव और केवल एक निवेदन करते हैं, हमसे कोई पुरानी गलती हुई होगी तो हमको माफ कर देना। लेकिन चलो, 10 में 5 जगह पर हमारी आपकी सहमति नहीं बन रही है। 10 में 5 जगह हम एक हैं, संविधान पे हम एक हैं। तुमको भी संविधान ने मौका दिया, अधिकार दिया, सम्मान दिया, हमको भी दिया। तो हम दोनों अब संविधान बचाने के लिए एक हो जाते हैं। तुमको भी सामाजिक न्याय से मौका मिला, समाजवादी आंदोलन ने तुमको भी सम्मान दिया। उनको मानते हो ना, बाबा साहब को मानते हो ना, तो चलो बाबा साहब के नाम पर एक हो जाते हैं। लोहिया को मानते हो, उसमें एक हो जाते हैं। और तमाम जातियों को तोड़ करके, जमात में तब्दील करके अगर हमें एक एकजुटता बना पाएंगे तभी हम बिहार को और देश को बचा पाएंगे। वरना न बचेगा संविधान और न बदलेगा बिहार। ये कड़वी बात है। अगर आपके चलने में ही दूसरे समाज के लोग डर रहे हैं तो भाई चाल बदल लो, वरना ये मत शिकायत करना कि तुमको वोट नहीं मिला। वोट डालने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है। और मैं एक दावे से बात कहता हूं, हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समाज के लोगों को, कितना भी कोई गरीब होगा, अनपढ़ होगा, लेकिन आज का कोई भी दलित पिछड़ा अपने स्वाभिमान से समझौता करके कभी किसी के सामने झुकने को कबूल नहीं करे होगा। मजबूरी किसी को कुछ भी करा ले, मजबूरी तो रामविलास पासवान जैसे व्यक्ति, जो एक जमाने में गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान क्या नारा लगाकर संसद में भाषण देते थे। संसद में खड़े होकर के रामविलास पासवान पूछते थे कि हिंदू धर्म का हिंदू शब्द तुम्हारी किस किताब में लिखा है।
तुम आरक्षण खत्म कर रहे हो, तुम बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहे हो। उसी संसद में खड़ा होकर के कोई नीतीश कुमार कहते थे कि सांप्रदायिकता के रथ को कोई गरीब का बेटा लालू यादव रोकता है। अचानक वक्त बदलता है, लोग कहां से कहां चले गए, और उन्हीं का कोई वारिस किसी का हनुमान बन गया। उसको आज भी समझ में नहीं आया कि पिताजी के जाने के बाद सामान सड़क पर दिल्ली में बाहर फेंका हुआ था। मैं मिला हूं रामविलास पासवान जी से, रोस्टर आंदोलन चलता था तो हम लोग जाकर के हर नेता से मिलते थे कि आप दलित पिछड़े हो, संसद में बोलो ना हमारे लिए, बोलो कि गया में तुम्हारे बोध गया में बोध बिहार में बाहर ही घुसा हुआ है। अब तो आंदोलनों खत्म हो गया। अरे चलेगा, लेकिन कितना चल रहा है वो आप भी जान रहे हैं। बुद्ध के वारिसों का आंदोलन ऐसे ही चलना चाहिए, जिसको बताना पड़े कि चल रहा है। हम बात समझिए ना, ये तो अंदर की बात है, नहीं बचा पाए ना, लड़ेगा कौन? और इसलिए कोई कुछ भी करेगा भाई, डीएमओ में इतना आसान रहता तो आपको हक मिल जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वारिस बनकर के जो लोग आ रहे हैं वो जाति के नाम पर आपके वोट को तोड़ लेंगे। अच्छा भाई आप इस जाति के हैं तो बीजेपी ने अपना एक आदमी वहां खड़ा कर दिया, उस जाति का वोट उसको मिल जाएगा, तो इसी बहुजन सम्मेलन से वो सुनेगा और जब वोट डालने जाएगा तो अपनी जाति को दे देगा। अब उसके बाद दूसरे आदमी को दूसरे के लिए रख दिया, तीसरे आदमी के लिए तीसरे को रख दिया। जो जाति के नाम पर नहीं देगा उससे कहेगा मुसलमानों से बचाना है बिहार को कि नहीं, तो कहेगा हाँ, वो मुसलमान के नाम पे हिंदू बन जाएगा। तीसरे आदमी को कहेगा अच्छा तुम इन तीनों को नहीं मानते हो, अच्छा एक बात बताओ जंगल राज था बिहार में, पुराना था कि नहीं, तब वो कहेगा हाँ, तो तुम जंगल राज के नाम पे हमको वोट दे दो। उनके पास हजार चेहरे हजार रूप हैं और हमारे पास, हम तो कहीं फेल हो रहे हैं भाई। और इसे ईमानदारी से स्वीकार करिए, हम जोड़ने में फेल हो रहे हैं और वो तोड़ने। आज की तारीख में उनके पास पैसा है, हमारे पास है क्या? उनके पास मीडिया है, वही मीडिया जो पहलगाम पर हमला हुआ तो एक रात को इस्लामाबाद और कराची पर भी भारत का कब्जा बता दिया था। सुबह उठे लोग कहे अब तो इस्लामाबाद हमरे हो गए, चला जाए वहां भी जमीन वमीन खरीदा जाए, जिसे 370 हटा था तो कश्मीर में खरीदने एक प्लाट यहां ले लेते हैं। बाद पता चला तो फर्जी खबर थी, ये तो सीज फायर ट्रंप करवा रहा है। आज क्या हो रहा है? वो मीडिया आपका साथ देगा कभी? जहानाबाद के सवालों पर अभी नैरेटिव बनाएगा, ऐड चला रहा है बिहार में जंगल राज था। जब इस देश के दलित पिछड़े, बिहार के दलित पिछड़े खड़े हुए, आवाज उठाए बाबा साहब के संविधान पर, तो सबको जातिवादी कहा है। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां गाली दिया था ना, MA BA पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे, कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया। और 25-30 साल बाद 40 साल बाद जब लगा कि उनका वोट लेना है तो उन्हीं को भारत रत्न भी दे दिया। गलत कह रहा हूं? पहचानिए ना, बिहार के तो बहुत जागरूक लोग होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आके देखिए, वहां एक तो मुख्यमंत्री बना बैठा है, हर घर के सामने एक बुलडोजर खड़ा है। पहले बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहा था तो हिंदू लोग हिंदू बन के खुश हो रहे थे, फिर वो बुलडोजर घूम गया दलितों के पीछे, पिछड़ों के पीछे, सबको। और जाके देखिए कि उनका मुख्यमंत्री होने के बाद राज कैसा होता है। यूपी में आके देख लीजिए, वो तो यूपी में समाजवादियों के PDA ने बचा लिया। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की एकता, 90% की एकता ने बचा लिया। मैं बिहार को एक सलाह और सुझाव और निवेदन करके जा रहा हूं, आप भी अपना एक PDA बना लो, देखना आप दंगाइयों को यहां से हरा दोगे। ये मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं 90% लोगों को। और जितने राजनीतिक दल के लोग होंगे उनको भी अपने नेता पर दबाव डालना होगा कि उसी PDA को हमारा नेता बनाइए जो हमारी बात करे, और अपने समाज को जोड़ लीजिए। यही बात अपनी, क्योंकि हम लोग आगे भी कार्यक्रम में जाना है, मैं पूरे निवेदन के साथ, देखिए जितने लोग बड़े लोग, सम्मानित लोग, जहानाबाद के बहुत वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में आए, और मुझे उम्मीद है औसत उम्र निकालेंगे तो युवा यहाँ कम है, युवा कम है, पुराने लोग ज़्यादा हैं। इस कार्यक्रम के बाद युवाओं को समझाना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वही युवा भटका हुआ है। और हमारे समाज, और जब समझाने जाइए तो किसी का मजाक मत उड़ाइए, ये मेरा निवेदन है। अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि आप किसी भगवान की आलोचना उनके खिलाफ बोलते हैं। सही बात है, किसी की कोई आस्तिक है और आस्तिक होने के बाद, अब माइक भी कह रहा है कि अपनी बात खत्म कर दो, अब बहुत हो गया, लेकिन मैं आखिरी एक बड़ी जरूरी बात निवेदन कर रहा हूं। आस्तिक होने के बाद जब तक उसकी आस्था भगवान में है, उसके भगवान का मजाक उड़ा करके क्या उसको कभी अपने साथ जोड़ा जा सकता है? दूध में मट्ठा पड़ेगा तब दूध फटेगा, कैंची से या चाकू से नहीं फटता। गांव के लोग जानते होंगे,
दवाई डालो ना, इलाज तो दवाई से होगी। और दवाई क्या है? भारत का संविधान। दवाई क्या है? फूले, अंबेडकर, पेरियार। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई हुआ क्या? दवाई क्या है? हमारे महापुरुष। उसको मानने दो, उसके भगवान पर कोई टिप्पणी मत करिए भाई। जिसको जो मानना है मानने दीजिए। बाबा साहब का संविधान भी सबको इजाजत देता है। हम जब किसी को चिढ़ाते हैं तो हम अपने से उसको दूर करते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं कि कोई कलावा बांधा तो कैंची लेके घूमते हैं। तुम कैसे अम्बेडकरवादी, जय भीम नहीं बोलता है, लाओ कैंची काट देंगे। बाद में चोरी से पहन लेगा और अगली बार आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा। हमें तो आज संघ की शाखा में जो दलित पिछड़े जा रहे हैं ना, उनको भी वहां से बुला करके अपने कार्यक्रम में बुलाना है, बिठाना है, समझाना है और कहना है कि तुम भटक गए हो, आओ अपने सही घर आओ, तुम्हारी घर वापसी कराते हैं। भाई समझे हुए को क्या समझाएंगे आप? तो आज जो भटका है, जो अभी गांव में कथा सुन रहा है, जो झूठ सुन रहा है, व्हाट्सएप पर नफरत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत देख रहा है, उसी को समझाना है ना। तो समझाने की भाषा व्यंग करने की भाषा नहीं होती, निवेदन करने की होती है, प्रेम की भाषा होती है। मजाक उड़ा करके अरे तुम ऐसे हो, तुम, कई वक्ताओं को मैं देखता हूं ऐसे कार्यक्रमों में जब आते हैं, अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं कहता हूं कि सुन तो रहा है वो, यहां वाला कथा थोड़े सुन रहा है। ये तो समझदार लोग हैं और इन्हीं से शिकायत करते हैं। और जो कथा सुन रहे हो वहां तक तो तुम गए ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इस आयोजन का एक मकसद तय करते हैं। मकसद ये तय करते हैं कि 100, 150, 200 लोग इस सभागार में बैठे, बहुत मन से कार्यक्रम हुआ। आयोजकों से जाते जाते पूछ लीजिएगा, यार चाय पानी के लिए खर्चा कम पड़ा हो तो 10 रुपये हमारा रख लो, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, वैचारिक हुआ। 1 रुपया जेब से हम किसी को देना नहीं चाहते साहब। तो अगर गलत जगह से पैसा आएगा तो मंच पर 2 वक्ता उसका होगा जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। जनता पैसा दे, 1-1 रुपया आप दीजिए, आयोजक से पूछिए और कहिए कि अगली बार ऐसा ही कार्यक्रम हम अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने ब्लॉक, अपने प्रखंड में करेंगे और वहां अपने लोकल 4 वक्ताओं को बुलाएंगे। जिसको यहां मौका नहीं मिला वहां चौकी लगा के दिखाइए कितने लोग कितना भाषण देते हैं, निवेदन करके। और जब भी जाएं जनता के बीच बहुत प्रेम से उनको समझाएं, अपने विचारधारा को उनके सामने रख दें। बाबा साहब का संविधान ये है, समाजवाद का आंदोलन ये है, नारा ये है, और आज इनसे तुमको खतरा इन लोगों से है। उस प्रेम से ही कोई बदलेगा, प्रेम से ही कोई वापस आएगा। और आखिरी वाक्य मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिश्ता जाति के नाम पर बनेगा तो टूटेगा, रिश्ता केवल पार्टी के नाम पर बनेगा तो भी कमजोर रहेगा। अगर रिश्ता विचारधारा के नाम पर बन जाएगा तो लंबा टिकेगा और दूर तक चलेगा और सबका एक साथ करके बनेगा। और न्यूनतम सहमति पर रिश्ता बनाना मेरे लोगों, गांव के लोगों, कस्बों के लोगों, न्यूनतम सहमति पर। आप 10 में से 5-7 बात नहीं मिल रही है, छोड़ दो, माफ कर दो। हमसे कोई गलती होगी पहले, चलो कोई बात नहीं, आज से नई शुरुआत करते हैं। 4 जगह न्यूनतम सहमति, हम एक हो जाते हैं, बच जाएंगे। हमारी सरकार होगी तो आपस में आलोचना करके एक दूसरे को ठीक करेंगे, और सरकार ही नहीं होगी तो किसकी कमी ठीक करोगे? कल और अब आज जो कमजोर है वो पहले मारा जा रहा है। मुसलमान का नंबर पहले आया, बाद में दलित का आएगा, बाद में पिछड़े का आएगा, अहिर कुर्मी कोयरी जिनको लगता है कि आबादी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, थोड़ा हो सकता है उनका नंबर बाद में आएगा। मारे तो सभी जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए जब दूसरा कोई मारा जा रहा हो तो उसके सामने खड़े हो जाओ, कमजोर के साथ एकजुटता बना करके, निवेदन करके। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद ऐसी एक श्रृंखला निकले, त्रिवेणी संघ पर परिचर्चाएं आयोजित हों, बाबू जगदेव प्रसाद के मिशन आंदोलन पर पाठ कराइए। और अगर आप 10 रुपये खर्च करने की क्षमता रखते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं, नेताओं के लिए भी कह रहा हूं, जितने लोग नेता हैं, आप जहां कहीं किसी से मिलने गए और गाड़ी से उतर रहे हैं और 5 लोग आपकी गाड़ी से उतरे, 5 आप ही की जाति के हैं, तो आप किसके नेता हैं? आपके चारों तरफ इर्द गिर्द केवल आप ही की जाति के लोग दिखते हो, तो फिर आप 90% की बात क्यों करते हैं? 90% की बात करने का मतलब है आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो एक जाति का 2 आदमी ज्यादा ना हो, आप मंच सजा रहे हैं तो एक आदमी, एक जाति का 2 आदमी 3 आदमी अगर है तो उससे ज्यादा तादाद में दूसरे वक्ताओं को रखिए। दिल बड़ा करिए, नाक छोटी करिए। इसी निवेदन के साथ हम आप सबके इस सम्मान का, इस धैर्य का और वैचारिक रूप से जो विरासत जहानाबाद मगध के इलाके की है, उस विरासत की वजह से
आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी महसूस कर रहा हूँ। हम तो उत्तर प्रदेश से चल कर के यहाँ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं विचारों का। बैठिए ना, अभी खत्म हो जाएगा तो हम तो रिश्ता जोड़ने आए, आप तो यहीं के हैं। आप 2025 में बिहार बचाएंगे ना, तभी 27 में यूपी बचेगा। और जिस दिन यूपी और बिहार दोनों बच गया, कर्पूरी मंडल जगदेव के फार्मूले पर बच गया, संविधान बाबा साहब और लोहिया के समाजवाद पर बच गया, जिस दिन यूपी बिहार से आपने दंगाइयों की विदाई कर दी, पूरा देश बच जाएगा। बताइए, सहमत है मेरी इस बात से? सहमत है ना? इसीलिए सबसे ज्यादा बाबाओं को इधर ही भेजा जा रहा है, कथा सुनाने, पर्ची बनाने, मंत्र बांटने, ये वो सब है ना। अपने लोगों को बचाइए और इस बिहार को बचाइए। बचेगा संविधान तो बदलेगा बिहार, और बदलेगा बिहार तो बचेगा देश। इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए, और इसी निवेदन के साथ कि आगे भी जब मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे, लेकिन हम हर गांव में नहीं जा सकते, वो आपको जाना होगा। तो आप गांव जाने के लिए तैयार हैं? अब तो भाषण खत्म होने वाला है, अब तो चाय वाय पी के सब लोग जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? अभी भी हाथ उठाने वाले लोग कम। गांव से है कि मतलब गांव जाने का मतलब अपने घर थोड़े जाना है। अरे गांव जाने का मतलब अपने गांव के बगल वाले गांव में जाना है, अपने घर के बगल वाले घर में जाना है, अपनी जाति के बाद वाली जाति में जाना है। और एक थरिया बना करके सर बराबर में बैठाइए और कहिए कि अगले 4 महीने तुमको कोई देखो, हमको बताना, हम भाई भाई साथ में रहेंगे। बताइए, ये करने का हमको साहस है कि नहीं? तभी बदले। और नेता का इंतजार मत करिएगा। नेता का बात में, नेता में 20 कमी होगी, हर पार्टी में होती है। आप जनता जिस दिन तैयार हो जाएंगे, जनता जिस दिन बचा लेंगे, उस दिन बिहार बच जाएगा। इसी निवेदन के साथ आपके प्रेम को, सम्मान को हम अपने साथ वापस लेके जाएंगे।